हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे से चैनल द इंडियन एकेडमी पे। ये है आपका सेट 27। ऑलरेडी मैंने 26 सेट करा दिया है आपका एमटीएस का। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज़ है ये एमटीएस का पीवाईक्यू सीरीज़ है। मैं टोटल 300 पीवाईक्यू का सॉल्यूशन दूंगा, सिर्फ जीके का। ठीक है, बाद में धीरे धीरे मैं इंग्लिश का भी लाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ जीके का कर लेते हैं। ठीक है, 26 मैंने ऑलरेडी करा दिया है सेट। ये है 27 आपका। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप पहले चैनल पे विजिट कीजिए। वहाँ पे एक एमटीएस पीवाईक्यू सीरीज करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, उस पर जितने भी वीडियोज़ हैं सब देख लीजिए। प्रैक्टिस एकदम जम के कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम इसका नेक्स्ट मंथ आने वाला है। ठीक है, और विदाउट प्रैक्टिस आप जीके में इम्प्रूव नहीं कर पाओगे अपना स्कोर। सो पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। कह रहा है कि 0.25 ग्राम कार्बनिक यौगिक का ध्रुमित नाइट्रिक अम्ल के साथ उपचार करने के बाद AgNO3 के साथ अभिक्रिया कराने पर 0.22 ग्राम AgBr प्राप्त हुआ। यौगिक में ब्रोमीन का प्रतिशत क्या है? देखिए, ये आपका 37.5% लगभग आएगा। ठीक है, 37.45%। चलिए, अब ये कह रहा है कि रानी की वाव एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्मारक है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए, आपका जो रानी की वाव है ना, एक यूनेस्को साइट है। ठीक है, और यूनेस्को साइट ये कब बना? 2014 में। ठीक है, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तब ये रानी की वाव जो है ना आपके यहाँ, तो विश्व धरोहर सम्मान बना यूनेस्को का। तो ये है आपके गुजरात में। ठीक है, गुजरात में है आपका। चलिए, अब कह रहे हैं कि बथुकम्पा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई ये नाम से ही लग रहा है कि नॉर्थ साइड से होगा, सॉरी साउथ साइड से होगा, तो आपका तेलंगाना। ठीक है, चलिए, अब कह रहे हैं कि वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? देखिए, वैदिक भजन या मंत्रों के संग्रह को, मतलब हम संग्रह करके रखे हैं, तो संग्रह को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाइलेशन को क्या बोलेंगे? तो ये आपका संहिता होता है। स्मृति क्या होता है? स्मृति मतलब स्मरण करना, याद करना। ठीक है, श्रुति क्या होता है? श्रुति मतलब सुनना, वेदों को सुनना, वैदिक भजनों को सुनना, ये होता है श्रुति। उपनिषद क्या होता है? तो वेदों का अंत होता है, वेदांत, इसे वेदांत भी कहते हैं, यानी कि वेदों का सार वही उपनिषद है। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका संहिता। कह रहा है कि पद्मश्री 2023 से सम्मानित उषा बर्ले किस संगीत विद्या से जुड़ी हैं? देखिए, आपका लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है ना। आपका पंडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़। ठीक है, और यही आपका जो उषा बर्ले है ना, यही पंडवानी से जुड़ी हुई है। ठीक है, जो कहाँ का नृत्य है? ये छत्तीसगढ़ का फोक डांसेस है। ओके, चलिए, तो पंडवानी। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने महिला एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट की मेजबानी की थी? तो भाई, भारत ने महिला एशिया कप का मेजबानी कब किया था, क्रिकेट वर्ल्ड कप का? बताइए। तो ये हुआ आपका 2006 में। ठीक है, 2006 का टाइम था। महिला कब से पिछले पीवाईक्यू में भी पूछा था आपका 25 सेट में ना। चलिए, अब कह रहे हैं कि अलारमेल वल्ली का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से था? देखिए, ये कह रहा है कि ये जो अलारमेल वल्ली है ना, उनका संबंध किस डांस से है? नाम से क्या लग रहा है? ये साउथ इंडियन नेम है। तो साउथ इंडियन डांस में कौन सा है? तो भरतनाट्यम। ठीक है, ये आपका कहाँ का है भरतनाट्यम? तो ये आपका तमिलनाडु का। ओके, चलिए, सिंपल। कह रहा है कि जब प्रोटीन से भरपूर गाढ़े अंडे के सफ़ेद भाग को गर्म किया जाता है तो ये ठोस सफ़ेद रंग में बदल जाता है। इसका क्या कारण है? देखिए, जब हम लोग अंडा को गर्म करते हैं ना, तो वाइट वाला जो होता है वो अलग हो जाता है पीले वाले से। ठीक है, तो क्यों होता है? इसका कारण क्या है? तो ये है आपका प्रोटीन विस्तृतीकरण। ये होता क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, कि जब प्रोटीन विस्तृतीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि आपका जो प्रोटीन है ना, वो गर्म करने पे इसके जो बंधन है, ठीक है, इसके जो बंधन मतलब कि जो मतलब प्रोटीन से बंधे हुए होते हैं ना, वो अलग हो जाते हैं गर्म करने से। ठीक है, तो ये हो आपका प्रोटीन विस्तृतीकरण। ओके, चलिए, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नॉर्वेस्टर्स को बरदोई शिला के नाम से जाना जाता है? देखिए, नॉर्वेस्टर्स है क्या, पहले ये समझिए। नॉर्वेस्टर्स एक तरीके का आंधी है। ठीक है, आंधी है। ठीक है, तो ये नॉर्वेस्टर्स आंधी जो है आपका कहाँ पे आता है, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है आपका, कौन नाम से? तो बरदोई शिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा कि नॉर्वेस्टर्स को हम लोग क्या जानते हैं? तो बरदोई शिला। तो भाई, नॉर्वेस्टर्स किस राज्य में आता है? तो ये है आपका असम, उड़ीसा, बिहार या गोवा में। तो ये है असम में। क्यों असम में? क्योंकि देखिए,
ये आपका वेस्टर्स नॉर्वेस्टर्स, वेस्टर्न मतलब क्या कि पश्चिम का नहीं, ठीक है, यानी पश्चिम का नहीं तो क्या, तो हो सकता है उसका ऑपोजिट यानी कि पूर्व का, तो ये आपका असम का है, ठीक है। इसमें पूर्वी देश मोस्ट ऑफ द असम ही लग रहा है, ठीक है, ऐसे उड़ीसा भी है लेकिन असम है, ठीक है। और नॉर्थ वेस्टर्स के बारे में बता दूं कि ये जो होता है ना, ये मार्च और अप्रैल के बीच में आता है, ठीक है, मार्च और अप्रैल में आता है, ओके। चलिए, असम में आता है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, इसमें कह रहा है कि बाल शास्त्री जाम्भेकर जो हैं वो 1832 में पहला आंग्ल मराठी समाचार पत्र दर्पण शुरू किया। सही बात है भाई। मराठा या महाराष्ट्र में, या फिर आप कह सकते हैं भारत में पहला आंग्ल मराठी समाचार कौन स्टार्ट किया था आपका, तो बाल शास्त्री जाम्भेकर ने, ठीक है, वो भी 1832 में, ये बिल्कुल सही है। उन्हें मराठी पत्रकारिता का जनक के रूप में भी याद किया जाता है। अब भाई वही स्टार्ट किए तो जनक भी उन्हीं को कहा जाएगा ना, तो ये भी सही है आपका। बाल शास्त्री जाम्भेकर ने 1840 में पहली मराठी मासिक पत्रिका दिग्दर्शन प्रकाशित की, ठीक है। दिग्दर्शिका जो पत्रिका है ना, वो आपकी पहली मराठी मासिक पत्रिका है, ये भी सही है। और 1840 में ये क्या हुई, प्रकाशित हुई, ओके। और किसने किया, तो बाल शास्त्री जाम्भेकर ने, यानी कि आपका तीनों जो कथन है वो बिल्कुल सही है। आप इसको फैक्ट के तौर पे याद कर लेना। हो सकता है कि दोनों में से कभी एग्जाम में यही पूछते कि पहला आंग्ल मराठी समाचार पत्र किसने स्टार्ट किया, तो बाल शास्त्री जाम्भेकर ने, और कब किया, तो 1832 में, ठीक है। या फिर ये पूछ सकता है कि आपके मराठी पत्रकारिता के जनक के रूप में किसे याद किया जाता है, तो आपके बाल शास्त्री जाम्भेकर, कैसे भी पूछ सकता है ये। अब कह रहा है कि पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। ये पद्म अवार्ड के बारे में, ठीक है, हमें सही कथन चुनना है। कह रहा है कि पद्म पुरस्कार का उपयोग पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको पद्म पुरस्कार मिला, ठीक है, तो आप अपने नाम के टाइटल में, ठीक है, उपसर्ग या प्रत्यय कहीं भी, या नाम के पहले या नाम के बाद में आप पद्म लिखवा लिए, पद्म पुरस्कार से सम्मानित या कुछ भी, ठीक है, टाइटल। तो ऐसा नहीं होता है इंडिया में, टाइटल क्या है, बैन है इंडिया में, ओके। टाइटल आप नहीं लगा सकते हो, ये उसके सम्मान को चोट पहुंचाता है, ठीक है। चलिए, तो ये है, एक वर्ष में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या 150 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये गलत है, 150 नहीं, 120, 120 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए, कह रहा है पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, तो भाई पद्म पुरस्कार सही बात है, हमेशा हर साल दिया जाता है, तो ये आपका कथन सही है। भारत के राजपत्र में पुरस्कार प्राप्त कर्ताओं के नाम कभी प्रकाशित नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं किए जाएंगे भाई, जो भी अवार्ड जीता है उसका नाम तो रिकॉर्ड होगा ना, ये बिल्कुल गलत कथन है, तो ये आपका सही है। चलिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व प्राप्ति का घटक नहीं है, यानी कि हमें रेवेन्यू रिसीट, ये क्या है, रेवेन्यू रिसीट है, तो रेवेन्यू रिसीट का वो कंपोनेंट नहीं है, कौन सा नहीं है, तो भाई विश्व बैंक से लिया गया ऋण, यही है आपका सही चीज़, ठीक है। ये राजस्व आपका रेवेन्यू रिसीट का ये कंपोनेंट नहीं है, जीएसटी तो है, ठीक है, जीएसटी में जो भी आपका रिसीट मिलता है, जीएसटी का रिसीट मिलता है ना। संपत्ति पंजीकरण के लिए भुगतान किया गया शुल्क, ठीक है, आप अपने प्रॉपर्टी के लिए जो भुगतान करते हो, ठीक है, पैसा, उसका भी रिसीट मिलता है। यूनेस्को द्वारा प्राप्त अनुदान, यानी जो यूनेस्को साइट्स में होते हैं ना, उसको पैसा मिलता है। जैसे मान लीजिए कि अभी रानी की वाव आपका यूनेस्को साइट 2014 में घोषित हुआ, तो उसे यूनेस्को संगठन के द्वारा उसे पैसा मिलेगा, ठीक है, ताकि उसको इस विरासत को बचा कर रखा जा सके, ठीक है। तो ये भी जो होता है ना, वो राजस्व प्राप्ति का घटक होता है, ओके, इसे आप माइंड में रखिएगा। चलिए, तो यह आपका विश्व बैंक से लिया गया ऋण। अब कह रहा है 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार केरल में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। देखिए, कह रहा है कि भारत की जनगणना के अनुसार केरल में क्या जनसंख्या वृद्धि दर थी, सिर्फ केरल का स्पेसिफिक पूछ रहा है, ठीक है। तो भाई केरल में कितना जनसंख्या दर बढ़ रहा था, तो आपका 4.91%, बहुत कम बढ़ रहा था, ठीक है, बहुत कम बढ़ रहा था। चलिए, अब कह रहा है कि अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन एनटीआरओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, यानी एनटीआरओ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए थे 2023 में, तो ये आपका जनरल करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप इसे निगलेक्ट कर सकते हो, अरुण सिन्हा, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपमहाद्वीप पर पहले बगीचा मकबरे का उदाहरण है। देखिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहला बगीचा मकबरा का उदाहरण किसे दिया जाता है, तो सबसे पहले ये हुमायूं का मकबरा बना था, ठीक है। चलिए, ये आपका, तो ये आपका हुमायूं का मकबरा। अब कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, तो भाई भारत की वार्षिक जनसंख्या कितने दर से बढ़ रही थी हर साल, तो 1.64%, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है ये पूछ सके। अब कह रहा है कि भारतीय वन सेवा का गठन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, ठीक है, भारतीय वन सेवा यानी कि IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसका जो गठन है ना, वो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के तहत हुआ था 1951 के तहत, लेकिन
इसका वास्तविक गठन कब किया गया था? तो 1966 में इसका वास्तविक गठन किया गया था आईएफएस का। ठीक है, आईएफएस का। चलिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब कह रहे हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कृषि और पशुपालन का संगठन शामिल है? ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल जो है ना वो कृषि और आपका पशुपालन का पशुपालन से संबंधित है। तो ये आपका आर्टिकल 48 है, ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी क्या होता है? आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो कोर्ट में। ठीक है, नॉन जस्टिसेबल होता है। अब होता है, अब इसका आर्टिकल क्या है? 36 से 51। अब ये आर्टिकल 47 क्या होता है भाई? तो ये आर्टिकल 47 होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके जो मतलब आपके स्टेट में, ठीक है, आपके लीकर या फिर आप कह सकते हो कि कोई नशा युक्त पदार्थ है ना, उसको बंद करने का सलाह देता है। ठीक है, चलिए, यानी कि स्वास्थ्य पे ध्यान देता है आपका आर्टिकल 7। ठीक है, अब कह रहा है कि अनुच्छेद 46 ये कहता है भाई कि अनुच्छेद 46 कहता है कि आपके जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं ना, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको शिक्षा के आधार पे, ठीक है, उनको ज़्यादा अवसर दो, उनको थोड़ा सा ऊपर उठाओ, ठीक है, सामाजिक स्तर से। अब कह रहा है कि आर्टिकल 45 क्या कहता है? तो ये 6 से 14 यानी कि 14 वर्ष के बच्चों तक निःशुल्क फ्री एजुकेशन। ठीक है, इसे बाद में फिर मौलिक अधिकार में भी जोड़ लिया गया आपका 86th अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, चलिए, आपका ये 48 हो जाएगा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एम ए चिदम्बरम स्टेडियम है? तो भाई एम ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? तो नाम से ही पता चल रहा है, तमिलनाडु। ठीक है, क्रिकेट का स्टेडियम है, तो भाई कौन नहीं जानेगा। ठीक है, अब है प्रसिद्ध अंग्रेज उपन्यास एम एंड द बिग होम किसने लिखा था? तो भाई ये जो आपके एम एंड द बिग होम है ना, ये आपके लिखे थे जेरी पिंटो। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना, इनका पहला बुक ही ये था। ये जो आपके एम एंड द बिग होम है, इनका ये पहला बुक ही था जेरी पिंटो का। ठीक है, चलिए, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौसम का तत्व नहीं है? यानी कि वेदर का वो तत्व नहीं है। तो तापमान तो है ना, मौसम तापमान से रिलेटेड है, आर्द्रता भी होती है। ठीक है, पौधा कहाँ से होगा? वर्षा भी होता है। ठीक है, पौधा आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये आपका मौसम से नहीं है। चलिए, अब करें निम्नलिखित में से किस जीवों का उपयोग ब्रेड और शराब उद्योगों में किया जाता है? देखिए, हम लोग शराब और ब्रेड से तो हम लोग तुरंत देख लेंगे ईस्ट। ठीक है, ईस्ट का यूज़ हम लोग उद्योगों में हम लोग क्या करते हैं? ईस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, अब कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 5 MMT का वार्षिक उत्पादन किस वर्ष तक लक्षित किया गया है, ताकि अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता में परिवर्तित किया जा सके? देखिए भाई, ये आपका करंट अफेयर्स है। ठीक है, आप इस पर ज़्यादा जोर ना डालें। ओके, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कह रहा है ना कि कब तक, किस वर्ष तक लक्षित किया गया है कि ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हो सकता है कि भाई ये पूछ दे। ठीक है, तो आपका ये 2030 तक है। ठीक है, चलिए, अब कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो है ना वो क्या हैं? तो एक नाम मात्र कार्यपालिका। अब बताइए, नाम मात्र के हैं वो? वास्तविक कार्यपालिका, ये बिल्कुल सही है, वास्तविक हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पावरफुल है। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति, ये तो प्रेसिडेंट होता है ना आपका। न्यायपालिका का समूह, ये भी गलत। ठीक है, आपका वास्तविक कार्यपालिका। चलिए, अब कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कृषि क्षेत्र में कार्यबल का हिस्सा क्या है? यानी कृषि क्षेत्र में कितने लोग कार्यरत हैं, कितने प्रतिशत? ठीक है, तो ये हैं आपके 54.6% लोग आपके कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ठीक है, चलिए, आपका सारा कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर चैनल कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।